अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है ना कि हमजा अली मज़ारी के कैरेक्टर को ना बहुत ज़्यादा ओवर हाइप किया गया। ठीक है, जासूसी करके वो वापस आ गया इंडिया, लेकिन पाकिस्तान की धरती पर कदम रखने वाले महानतम इंसान हमेशा तारा सिंह ही रहेंगे। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं दोनों में। हमजा का असली नाम जस्सी था, नाम चेंज करके उसे पाकिस्तान जाना पड़ा, और तारा सिंह बिल्कुल आधार कार्ड वाला नाम लेकर पाकिस्तान में घुसे। दुश्मनों पूछो तारा सिंह कौन है। हमजा बिना गवर्नमेंट की मदद से जा भी नहीं सकता था, लेकिन तारा सिंह अपने दम पर जाते हैं और अपने ही दम पर वापस आते हैं। हमजा यहां से दुबई, दुबई से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा, और तारा सिंह वाघा बॉर्डर से सीधा डायरेक्टली लाहौर पहुंचे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? हमजा पाकिस्तान में एक छोटे मोटे पॉलिटिशियन को पटाता है, और तारा सिंह डायरेक्ट लाहौर के मेयर की लड़की को पटाते हैं, बिना अपना नाम, पहचान और धर्म बदले। और एंड में हमजा को वापस आने में फिर से गवर्नमेंट की मदद लगती है, लेकिन तारा सिंह खुद वापस आते हैं, वो भी पाकिस्तान का उखाड़ के हैंडपंप। अब आप लोग बताओ, हमजा ज्यादा महान या तारा सिंह? हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रौनक। तारा सिंह और हमजा के बीच जो हमने कंपैरिजन किया वो बिल्कुल मजाक था। हम कोई नेता थोड़ी ना है जो लोगों का कंपैरिजन करके उनके बीच फूट डाले। हमारे लिए तो तारा सिंह भी अपना और जस्सी भी अपना है कि नहीं, और आप भी अपने हो, ये बताने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं शो शुरू करता हूं। एक्शन! पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मौत हो गई है। इस डेथ की वजह बाथरूम में फिसलने को बताया जा रहा है, लेकिन धुरंधर देखने के बाद कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं। सबको लग रहा है कि ये अननोन गनमैन का काम है, और जमील जमाली तो अभी भी पाकिस्तान में ही है। रियल लाइफ में भी पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। लोगों को धुरंधर देखकर इतना मजा आ गया कि भाई साहब क्या बताऊं, डिमोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स भी लोगों को पता चल गए। अब लोग पता है आदित्य धर से क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर एक काम करो, आप धुरंधर 3, 4 और 5 भी बना दो, ताकि हम सबको स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया और स्मार्ट सिटीज वाले स्कीम्स का बेनिफिट भी समझ में आ ही जाए। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। आदित्य धर की पीक डिटेलिंग अब सिनेमा से निकलकर क्रिकेट में भी आ गई है दोस्तों। इस हफ्ते चेन्नई और राजस्थान का मैच हुआ, जहां पर जड्डू ने सीएसके के 2 विकेट लिए, गोली वाला एक्शन भी किया, और सीएसके फैंस ने सोशल मीडिया पर जड्डू से पूछा, घर की याद तुझे नहीं आई जड्डू? वैसे धुरंधर मूवी ईरान और यूएस की वॉर और अननोन गनमैन के मिशंस के बारे में हमने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में बात की लकी बिस्ट के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पॉडकास्ट को मिस नहीं कर सकते। बहुत सारी तगड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और सुन के मजा आ जाएगा। इसे आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया इस समय 2026 में आ चुकी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी 2025 में जी रही है, बिल्कुल वैसे ही खेल रही है। पूरी दुनिया भले ही बम गोले मार रही हो एक दूसरे के ऊपर, लेकिन सीएसके वाले अभी भी खूब सारी डॉट बॉल्स खेल के पेड़ लगा रहे हैं। एनवायरनमेंट की चिंता सिर्फ चेन्नई को है। धोनी आईपीएल के शुरू में ही इंजर्ड हो गए दोस्तों। इससे धोनी के फैंस बहुत ज्यादा दुखी हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा पैर ले जाओ थला, मुझे अपने पैर की कोई जरूरत नहीं। बाकी दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों को, दिल्ली कैपिटल्स को नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ सीएसके लगा रही है उसी वजह से तो दिल्ली का एक्यूआई कंट्रोल में, वरना 1000 पार होता नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे बारिश होने की वजह से दिल्ली में फिलहाल एक्यूआई 100 से भी कम है। इतना कम एक्यूआई देखकर मेरे फेफड़े खुद बाहर आ गए मेरे शरीर से, और मेरा कॉलर पकड़कर पूछ रहे हैं कि सच्ची बता भाई दिल्ली से शिफ्ट हो गया ना? मैंने कहा नहीं भाई, मैं अभी भी दिल्ली में हूँ। फिर फेफड़े बोले, क्या बोले? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, एक खबर आई है कि एक नया कोविड वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है चाइना में, जो कि तेजी से फैल भी रहा है। बाकी अब की बार वो फैल के तो दिखाया मेरे को, मैं रेडी हूँ भाई साहब। मैंने कैमरा भी ले लिया है, अच्छा माइक भी मंगवा लिया और रिंग लाइट भी ले ली है। लॉकडाउन की तैयारी हमारी पूरी है। आई एम अ राइडर प्रोवाइडर पे मुंह से पिचकारी मारती हुई रील भी बनाऊंगा, वैसे फेमस हो जाऊंगा। मस्त जोक मारा। अच्छा, इस बीच मार्केट और रुपए दोनों का फ्री फॉल जारी है। 1 अप्रैल को मार्केट उठी तो लोग खुश हो गए, लेकिन फिर उनको पता चला कि मार्केट ने उनका अप्रैल फूल बना दिया है। अच्छा, इंडिगो ने विलियम वॉल्श को सीईओ बना दिया अपनी कंपनी। कई लोग कह रहे हैं कि किसी इंडियन को क्यों नहीं बनाया। क्या बात कर रहे हो? इंडिया वाले बाहर देश में सीईओ बन रहे हैं, तो उनके वालों को कहीं ना कहीं तो लगाया जाएगा ना, वरना संतुलन कैसे बनेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। इंडिया के टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने बीजेपी ज्वाइन कर। हालांकि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वो पुराने पाप धोने वाली वॉशिंग मशीन, लेकिन लिएंडर पेस ने एक फिल्म करी थी राजधानी एक्सप्रेस, उसमें जो उन्होंने एक्टिंग की थी वो पाप तो बीजेपी ज्वाइन करके भी नहीं धुलेगा। मेरी औकात पूछते रहे हैं, पूछ मेरी औकात। मुंबई लेकर चलते हैं आपको। मुंबई वालों ने कोस्टल रोड पर एक पैच बनाया था रोड के ऊपर, जिसपे जब गाड़ी दौड़ती थी तो जय हो ये गाना बजता था।
उस वक्त तो इसको बेहतरीन इनोवेशन बताया गया, लेकिन अब आसपास के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आवाज़ आ रही है, इसको बंद किया जाए। अब बताया जा रहा है कि उस पैच को, उस रोड को रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बैरिकेड कर दिया जाए, यानी बंद हो, ताकि उस पर कोई गाड़ी ना दौड़ सके। कोई सेंस है इस बात? मतलब मानना पड़ेगा अथॉरिटीज को। प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम बनाई गई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्रेडिट भी लिया जाएगा, वो भी एक और प्रॉब्लम खड़ी करके। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। राघव चड्ढा की भी बात कर लेते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में पैटर्निटी लीव का मुद्दा उठाया था, जो कि एक बार फिर से वो मुद्दा भी वायरल हो गया, वो भी वायरल हो गया। मतलब जिस हिसाब से राघव चड्ढा जनता के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वो ये बोलेंगे कि धुरंधर बहुत लंबी है, 2 इंटरवल होना चाहिए। वैसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में डिप्टी लीडर पोस्ट से हटा दिए गए हैं। मतलब ये तो भाई होना ही था। काहे का सरप्राइज है भाई इसमें? मतलब जब ऑफिस में जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय से ज्यादा फेमस हो जाए तो सीनियर वाले सारे मिलकर उस जूनियर को तो हटा ही देते हैं। नासा ने आर्टेमिस 2 लॉन्च किया है दोस्तों। 50 साल में ये पहला क्रू मून मिशन है। ये लोग 10 दिन के लिए चांद के आसपास चक्कर लगाकर वापिस आ जाएंगे। अमेरिका वाले भी देखो चांद पे चले जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे। You are a rude, terrible person. वैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। क्या बात करते हो चाचा, तुम्हारी ये जो भांग मस्ती है ना, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला ही था, तुमने बंद करवाया। अब जिम्मेदारी किसकी होगी खुलवाने की? बोलो बोलो, टेल। उधर इजराइल वाले कह रहे हैं कि अमेरिका जो ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन करेगी वो अकेली करेगी, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या बोला तूने? क्या बात है, वाह शैम्पी वाह। मतलब पहले यूएस प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ आके लड़ो, और जब यूएस प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं तो बीबी नेतन्याहू कह रहे हैं अकेले लड़ो। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा, कई लोगों को अजीब लग रहा है बड़ा सुनने में कि इजराइल वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एकदम बिछ गए थे, लौट गए थे कि आओ हमें बचा लो और ईरान पर अटैक कर दो। पिछले साल तेल अवीव की सड़कों पर ऐसे बिलबोर्ड भी लगे दिखाई दी, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिख रखा था उन्होंने कि मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब, यानी प्रेसिडेंट साहब काम को खत्म कीजिए। अब ये बात ईरान को लेकर कही गई थी। तब इजराइल चाहता था कि ईरान पर अमेरिकी सरकार हमला करे, क्योंकि इजराइल को यह बात पता थी कि ईरान अकेले इजराइल के बस का तो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया भी, पिछले साल भी किया और अब 1 महीने से तो कर ही रहे। लेकिन अचानक से जब युद्ध अगले पड़ाव पर पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में उतारेगा, तो इजराइल पीछे हट रहा है और कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका अकेले जाए, हम अपनी सेना ग्राउंड पर नहीं होता। लोगों को यह बात हजम ही नहीं हो रही। लोग पूछे कि भाई लड़ाई तो तुम्हारी थी, अमेरिका तो बस हेल्प करने आया था। अब अमेरिका ने उंगली पकड़ाई तो तुमने हाथ पकड़ लिया, खुद काहे नहीं लड़ रहे हो? इजराइल क्यों नहीं लड़ रहा है, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान की हार हो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा इजराइल का ही होगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको टाइम में पीछे लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस दशक की सबसे बड़ी लड़ाई की अगर बात करी जाए तो वो हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई ही होगी। हालांकि इजराइल बीते कई दशकों से फिलिस्तीन से लड़ रहा है, लेकिन गाजा पट्टी पर एक्स्ट्रा काम उसने 2019-20 के बाद से ही शुरू कर दिया था। फिर 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया तो उसके बाद कई गुना ज्यादा हमले इजराइल ने बढ़ा दिए। अब जंग होती है तो दो तरफा होती है, जैसे अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच वॉर चल रही है। कभी कोई किसी का नुकसान कर रहा है, कभी कोई किसी का नुकसान कर रहा है, लेकिन हमास और इजराइल की लड़ाई तो पूरी तरह एक तरफा थी, वन साइडेड थी। इस लड़ाई में हमास कहीं दिखाई भी नहीं देता था। इजराइल ने गाजा का जो हाल किया सबने देखा, लेकिन इसके बदले में हमास इजराइल को छू भी नहीं पाया। हमास के रॉकेट इजराइल पहुंचने से पहले हवा में इंटरसेप्ट कर लिए जाते थे। ऐसे विजुअल्स देखकर दुनिया की जनता हैरान हो जाती थी और इजराइल के आयरन डोम का लोहा मानती थी। इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तारीफ दुनिया भर के न्यूज़पेपर हर महीने दर्जन भर आर्टिकल उसमें लिखते थे, और इतनी तारीफ होती थी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की, और तारीफ उनकी बनती भी थी। दोस्तों, अगर आप मोसाद के ऑपरेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो मोसाद ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल होता है। ऐसे ऐसे ऑपरेशन इन्होंने कर डाले कि लगता ही नहीं था कि रियल लाइफ ऑपरेशन, ऐसा मालूम देता था जैसे नेटफ्लिक्स की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। ऐसा ही एक ऑपरेशन मोसाद ने दिसंबर 2024 में किया। हिजबुल्लाह कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल पर नहीं, वो लोग पेजर पर डिपेंड करते थे, उसी से कम्युनिकेट करते थे ताकि उनकी सिक्योरिटी और लोकेशन किसी को पता न चल सके। ये बात मोसाद को पता थी। उन्होंने 10 साल लगाए, प्लानिंग करी, इन पेजर की सप्लाई चेन में घुसपैठ लगाई और हिजबुल्लाह को एक्सप्लोसिव से लगे हुए पेजर सप्लाई कर दी। इन पेजर्स में बैटरी के बगल में एक्सप्लोसिव लगा हुआ है। ऐसे 5000 पेजर डिवाइसेस हिजबुल्लाह के लोगों तक पहुंच गए और फिर एक कोड मैसेज के जरिए इन सब में एक साथ बूम ब्लास्ट कर दिया गया। यह ऑपरेशन देखकर दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसी ने मोसाद को स्टैंडिंग ओवेशन दिया और लोगों ने ऊपर वाले से यही दुआ की कि हमारा देश भी बिल्कुल इजराइल जैसा हो।
लेकिन पिछले 10 महीने में ये परसेप्शन बिल्कुल धुआं धुआं हो चुका है दोस्तों। जो कुछ भी हुआ है उससे डोनाल्ड ट्रंप के परसेप्शन को भी इतना धक्का नहीं पहुंचा जितना इजराइल को पहुंचा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन सभी जानते थे, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर, उनकी सेना पर सबको भरोसा था। इसीलिए जब पिछले साल 12 दिन की लड़ाई हुई और उसमें ईरान के खिलाफ साथ आने के लिए इजराइल ने बार बार अमेरिका के हाथ जोड़े, तो लोगों को लगा कि ईरान जैसे देश के सामने तो इजराइल अकेले भारी पड़ेगा। उनकी टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट में सबसे उन्नत है, 2-2, 3-3 फ्रंट पर तो इजराइल अकेले लड़ाई लड़ता है, तो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ आखिर उसे क्यों चाहिए। लेकिन पिछले साल के 12 दिन और अभी 1 महीने से जो वॉर चल रही है, उसमें लोगों को पता चल गया कि वाकई में अगर अमेरिका ना होता तो अभी तक इजराइल की बैंड बज चुकी होती। इसकी 2 वजह, बारी बारी से दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक इजराइल का जो परसेप्शन बना था दोस्तों, वो मॉडर्न दुनिया के हमास, हिजबुल्ला और हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में ही देखा गया था। उनके रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए जाते थे, हवा में इनके रॉकेट जब तबाह होते थे तो बेहतरीन स्पेक्टिकल बनता था और उसको देखकर लगता था कि इजराइल का आयरन डोम तो अभेद है। लेकिन याद रखिए, हमास, हुती और हिजबुल्ला संगठन थे, इनकी अपनी कोई मिलिट्री नहीं है। बस इनको जो फंडिंग आती थी उसके हथियार से ये लोग इजराइल को परेशान करने की कोशिश करते थे। ये शायद इनको भी पता था कि वो इजराइल को कभी हरा नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ ईरान है, जो कि कोई संगठन नहीं बल्कि एक देश है। उसके पास अपनी मिलिट्री पावर है, नेवी है, एयरफोर्स है और बैलिस्टिक मिसाइल्स का बेहतरीन सिस्टम है, जो कि उनके सैंक्शन लगने के बावजूद भी उन्होंने बनाया, और ऐसा बनाया कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम उनके सामने फेल हो गए। पिछले 1 दशक में कायदे से ये इजराइल का पहला बड़ा टेस्ट था जिसमें वो फेल हो गया है और अचानक से उनकी जो दशकों की परसेप्शन थी वो खराब हो गई है। वेल, इस लड़ाई में इजराइल की हार की एक और वजह है, वो है ईरान की प्रिपरेशन यानी तैयारी। ईरान पिछले साल से लड़ाई में आया दोस्तों, जबकि इजराइल पिछले कई सालों से डिफरेंट फ्रंट पर लगातार लड़ाइयां लड़ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर का एक कोट वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि इजराइल की मिलिट्री कोलैप्स कर सकती है। जमीर ने यह बात इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और कई सारे मिनिस्टर्स को बताई है कि इजराइल की आर्मी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार लड़ाई लड़ रही है और अब उनके पास मैन पावर शॉर्टेज होने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इजराइल की आर्मी कोलैप्स भी कर सकती है। ये खबर आने के बाद अगली खबर ये सामने आई कि अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स उतारता है तो इजराइल की सेना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और अगर आप इन दोनों खबरों को मिलाकर एक साथ देखें तो ये बिल्कुल परफेक्टली सेंस बनाती है कि नहीं? इजराइल सिर्फ सेना के लिहाज से नहीं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी अपने आप को अकेला खड़ा देख रहा है। एक अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो कोई और देश इस वक्त उसके साथ आने को तैयार नहीं। उसके ट्रेडिशनल एलाय यूरोपियन देश, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे मुल्क इजराइल से किनारा कर चुके हैं और गाजा में पिछले 2-3 सालों में जो भी इजराइल ने किया उसकी वजह से अपनी ही पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर फिलिस्तीन को बतौर राष्ट्र मान्यता भी वो दे चुके हैं। ये काम फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों ने पिछले साल किया था। बेंजामिन नेतन्याहू, जो ऑलरेडी अपने घर पर करप्शन के चार्ज से भी घिरे हुए हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गाजा नरसंहार के लिए दोषी पाए जा चुके हैं और बोला जा रहा है कि दुनिया के 125 देशों में वो गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। वैसे तो किसी हेड ऑफ स्टेट को कोई गिरफ्तार करता नहीं, लेकिन टेक्निकली दुनिया के 125 देशों ने उनके खिलाफ यानी नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। वैसे इजराइल के देशवासियों को अब उनके देश की करतूतों की वजह से इंटरनेशनल आइसोलेशन का भी सामना करना पड़ रहा है। रिसेंटली एक फुटबॉल मैच था, अंडर 21 मैच, जिसमें बोस्निया के फुटबॉल प्लेयर्स ने इजराइल की फुटबॉल टीम से हाथ मिलाने से मना कर दिया। ये सुनकर आपको बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप और वर्ल्ड कप मैच की याद आ गई होगी, जिसमें इंडियन टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका स्टेट एक टेरर स्टेट है यानी पाकिस्तान। अब स्पोर्ट्स फील्ड पर इजराइल भी पाकिस्तान की तरह ही आइसोलेशन फेस कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान के केस में तो फिर भी दोनों देश बॉर्डर शेयर करते हैं। बोस्निया और इजराइल का तो आपस में कोई लेना देना भी नहीं है, बताइए। ऐसे में ईरान वाली वॉर जीतने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। लेकिन यह भी कहना कि डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई इजराइल की वजह से लड़ रहे, ये पूरी तरह से सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अब एक एलिगेशन लगने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में इसलिए कूदे क्योंकि इससे उनका निजी फायदा हो रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ पर आरोप है कि उन्होंने ईरान लड़ाई शुरू होने से पहले डिफेंस फोकस्ड ईटीपी फंड्स में भयंकर इन्वेस्ट किया और ईरान पर लड़ाई होते ही ये स्टॉक आसमान के भाव पहुंच गए। यानी ट्रंप और उनके सपोर्टर्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट को मैनिपुलेट करने का इल्जाम लग रहा है। लोगों को एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें ट्रंप हफ्ते भर जब मार्केट खुली रहती तब ये कहते हैं कि अमेरिका ने लड़ाई जीत ली और वो तो बहुत जल्द इस लड़ाई से बाहर निकल जाएंगे। ट्रंप की इतना कहते ही मार्केट जंप कर जाती, छलांग मारने लगती, तेल के दाम गिर जाते हैं, लेकिन मार्केट जैसे ही बंद होती है ट्रंप ईरान को तबाह करने की बात करते हैं, वहां पर ग्राउंड इन्वेजन की बात करते हैं और उनके इतना कहते ही मार्केट फिर से गिर जाती है। दुनिया में कई सारे लोगों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बकवास करते हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और अमेरिका की इनसाइड रिपोर्ट्स की माने तो जमकर पैसा भी छाप रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई अब अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है और इस वजह से ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाए पतली गली से निकलने लगा है।
लेकिन अगर इमेज बचाने की बात आई, जो कि आ भी सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को वो बहुत ही प्यारी है क्या, अपनी इमेज, तो हो सकता है कि वो 50,000 सैनिक जो ईरान को घेरे हुए हैं खर्ग आइलैंड पर वो चढ़ाई कर दें। आप बताइए आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट कदम क्या होगा? वैसे तो उनके बगल वालों को नहीं पता होता उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा, पर आप लोग भी ज्ञानी हैं, थोड़ा ज्ञान बांटिए, कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। लकी बिस्ट के साथ ये पॉडकास्ट हमने किया है। धुरंधर की बात हुई है, अननोन गनमैन की बात हुई है, ईरान यूएस वॉर, सब पर मस्त कॉन्वर्सेशन हुआ है। टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया। स्पॉटिफाई पे भी इसे जरूर सुनना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।